फैटी लेडियन से कहता रहता है कि हम टियन को इयान से कभी भी नहीं मिलने देंगे और यह देखकर टियन सोचती रहती है कि लेकिन वो इयान रोज से मिलना चाहती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और लॉर्ड कार्सस कहते रहते हैं कि क्या आप पैतृक परीक्षण के परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं, और फैटी कहता रहता है कि हाँ, काफी समय हो गया है लेकिन हमें अभी भी इसके परिणामों का पता नहीं चला है। यह सुनकर लॉर्ड कार्सस सोचते रहते हैं कि आमतौर पर चूंकि यह एक अत्यधिक आवश्यक मामला था, इसे एक सप्ताह के भीतर ही वापस आ जाना चाहिए था। कार्सस फैड्री से कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं लेकिन कुछ तो अजीब है। लेडियन कहता रहता है कि एस्ट्रियन द्वारा टेम्पल को दिया गया दान अकेले ही साम्राज्य के कई वर्षों के वार्षिक बजट से अधिक है और वे इस तरह से कैसे टालमटोल कर सकते हैं। लॉर्ड कार्सस सोचते रहते हैं कि क्या यह हो सकता है कि नेस्ट्रियन ने किसी तरह की टेम्पल में हेरफेर की होगी। क्या सच में वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे का एस्ट्रियन से कोई संबंध नहीं है और उसे वापस ले जाना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो मैं टेम्पल पर दबाव डालूंगा ताकि वो मुझे सच बताए। और इन सब बातों को सुनकर ड्यूक आल्फियस कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं भी अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य को इस दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। यह सुनकर लेडियन स्माइल करते हुए कहता रहता है कि आपने ठीक कहा, एक बार इसकी घोषणा हो जाए तो फिर टियन आपके लिए उपहारों का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। और फैट्री कहता रहता है कि आप बहुत सी पार्टियों को भी अटेंड कर पाएंगी। यह सुनकर टियन कहती है पार्टी, और फैट्री कहता रहता है कि हाँ, पार्टी या फिर आप अपनी उम्र के दोस्तों को भी चाय पार्टी के लिए हवेली में आमंत्रित कर सकती हैं। यह सुनकर टियन उदास होते हुए सोचती रहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी सभाओं में फिट हो पाऊंगी। टियन को उदास देखकर फैट्री सोचता रहता है कि क्या ज्यादातर लड़कियां ऐसी बातों पर उत्साहित नहीं होती। टियन को उदास देखकर लॉर्ड कार्सस कहते हैं कि आपकी छोटी बहन थोड़ी शर्मीली है ना। यद्यपि ऐसा लगता है कि वह आपसे बहुत जल्दी घुल मिल गई है, फिर भी उसके लिए दूसरों के बीच रहना अभी भी कठिन हो सकता है। कार्सस टियन को सहलाते हुए कहते हैं कि टियन, यदि आप चाहें तो हम घोषणा में देर कर सकते हैं और आपको इसके लिए अपरिचित लोगों से मिलने की भी आवश्यकता नहीं है, और आप अभी भी बहुत छोटी हैं, इसीलिए यदि आप नहीं चाहती तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं चाहती है तो आपको बस नहीं कहना है और सब हल हो जाएगा। यह सुनकर टियन खुश होती है और कहती है ओके पिताजी। उन दोनों भाइयों को अब टियन के साथ रहने की अनुमति मिल गई थी, और यह सुनकर टियन स्माइल करते हुए कहता रहता है कि आखिरकार मुझे आपसे मिलने की अनुमति मिल ही गई। टियन को ऐसा व्यवहार करते देखकर टियन भी खुश थी और वो कहती है कि आप दोनों बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, और यह सुनकर लेडियन कहता रहता है कि हाँ, हम दोनों दयालु हैं। लेडियन कहता है कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही, इसके लिए मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाऊंगा। आप मेरे कंधों पर बैठ सकती हैं और मैं हवेली के चारों ओर आपको एक चक्कर लगवाऊंगा। आपको यह सुनकर कैसा लगा? मजेदार है ना? यह सुनकर फैट्री उसके सिर पर एक बुक को मारते हुए कहता है कि यह तो बड़ा ही मजेदार है, क्यों आपको यह थोड़ा बचकाना नहीं लगता क्या? फैट्री सोफे पर जाकर बैठ जाता है और वो टियन से कहता है कि टियन, मेरे पास आओ, मैं आपको एक स्टोरी बुक पढ़कर सुनाता हूँ। यह सुनकर टियन खुश होती है और सोचती है एक स्टोरी बुक। टियन उसके बारे में कल्पना करने लगती है और सोचती रहती है कि बहुत से रहस्यों से भरे स्थान और स्वादिष्ट भोजनों की कहानी, शानदार महलों में सोना और मजेदार रोमांचक का अनुभव करना। मुझे फेरी टेल की कहानियाँ बहुत ज्यादा पसंद है, और जब मैं एस्ट्रियन में थी तो मैं केवल रोवन के कमरे के बाहर से ही चुपचाप उन कहानियों को सुनती रहती थी। लेकिन यहाँ एस्ट्रियन में आने पर सब बदल गया है। हर रोज रे मुझे एक कहानी पढ़कर सुनाती है, जिसे सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। फैट्री टियन को कहानियाँ सुनाता रहता है और उसे कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। यह देखकर फैट्री कहता रहता है कि
कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि टियन को कहानियों की किताबें ज्यादा पसंद है और लेडियन सोचता रहता है कि लेकिन मुझे टियन सबसे ज्यादा प्यारी लगती है और फेडरिक को देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो गुप्त रूप से सतर्क रहते हुए ही मित्रता का व्यवहार करता है। फेडरिक बुक पढ़ते हुए सुनाता रहता है कि घने जंगल में एक बड़ा शेर रहता था जो रहस्यमय शक्तियों का प्रयोग करता था और लेडियन उस बुक को बंद करते हुए कहता है कि इस तरह की चीजें व्यक्तिगत रूप से देखने में अधिक मजेदार होती है। यह सुनकर फेडरिक कहता है कि लेडियन यह आप क्या कर रहे हैं, आप इसे इमेजिन भी कर सकते हैं और लेडियन थोड़ी दूर जाते हुए कहता है कि टियन मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। लेडियन अपने फायर मैजिक का यूज करता है और उससे एक शेर को बना देता है जो बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा था। वो टियन से कहता रहता है कि टियन यह देखकर आपको कैसा लग रहा है। लेडियन को अपने मैजिक का उपयोग करते देखकर फेडरिक कहता है कि यह आप क्या कर रहे हैं, आखिर अपने मैजिक का यूज कमरे में क्यों कर रहे हैं, अगर वो इसे देखकर डर गई तो। और टियन स्माइल करते हुए कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। टियन को इतना खुश देखकर फेडरिक आश्चर्य में था और टियन कहती रहती है कि मैं भी अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहती हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि बड़े भैया ने किया। यह सुनकर लेडियन कहता है कि अपनी शक्तियों का सही उपयोग आप बस अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है और फेडरिक कहता रहता है कि सही बात है, यह एक ऐसी चीज है जिसे आपको सीखने की जरूरत नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से आपको आनी चाहिए। यह सुनकर टियन आश्चर्य से कहती रहती है कि क्या सच में ऐसा है, लेकिन मैं इस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। यह सुनकर फेडरिक सोचता रहता है कि क्या लाइट एबिलिटी को एक महान एवं असाधारण योग्यता नहीं माना जा सकता है। टियन के पास लाइट एबिलिटी है लेकिन वह उसका सही से उपयोग नहीं कर सकती है, क्या यह सच है कि उसके पास लाइट एबिलिटी है। लेडियन कहता रहता है कि यह कितनी अजीब बात है, भले ही आप इसे लागू करने के तरीकों का उल्लेख करें और वैसे भी आपको योग्यता स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए जैसे वह विरासत में मिली हो। लेडियन की बातों को सुनकर टियन घबराने लगती है और यह देखकर लेडियन कहता है कि टियन क्या आप सच में रो रही हैं, और फेडरिक कहता है कि साइड हटो, मुझे बात करने दो। फेडरिक टियन से स्माइल करते हुए कहता है कि टियन क्या आप सीखना चाहती हैं कि आपकी शक्तियों का उचित उपयोग कैसे करना है, और टियन अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है कि हाँ मुझे यह सीखना है और फेडरिक कहता है कि ठीक है, तो फिर क्या हमें थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षण मैदान की ओर चलना चाहिए, मैं वहाँ आपको इसे ठीक से करना दिखाऊंगा और आप वहाँ अच्छी तरह से इसे सीख सकती हैं। वो तीनों प्रशिक्षण मैदान की ओर आते रहते हैं और फेडरिक सोचता रहता है कि यह लाइट एबिलिटी को परखने का सबसे अच्छा मौका है और इससे मैं यह पता लगा सकता हूँ कि यह सच में एक लाइट एबिलिटी ही है ना। टियन वहाँ के दृश्य को देखकर कहती रहती है कि वाओ, यह कितना बड़ा और अद्भुत है, और टियन कहता रहता है कि क्या हमारा इतनी रात गए यहाँ आना ठीक होगा, और फेडरिक कहता रहता है कि हाँ मैंने रे को इसके बारे में बता दिया है। फेडरिक अपने दोनों हाथों को आगे करता है और टियन से कहता रहता है कि टियन मुझ पर ध्यान दो, जब आप अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं तो आपको अपने मन में इसी की कल्पना करनी होती है। टियन कहती रहती है कि अपने मैजिक की कल्पना करनी होती है और फेडरिक अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि हाँ कल्पना कीजिए कि आप अपनी शक्ति का सही उपयोग कर रही हैं। फेडरिक के हाथों में फायर की मैजिक बॉल सी बन गई थी और उसे देखकर टियन कहती है कि वाओ, ये कितना अमेजिंग है, यह बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फेडरिक कहता रहता है कि आपको बस इमेजिन करना है कि आपको अपने मैजिक
मैजिक के साथ क्या करना है और देखते ही देखते फेड्री की फायर फ्लेम उसे चारों ओर से कवर कर लेती है और वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। फेड्री की इतनी तेज फ्लेम को देखकर लेडियन कहता रहता है कि आपको आपकी फ्लेम को कंट्रोल करना चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा तेज है। लेडियन कहता रहता है कि यह पागल आखिर यह क्या कर रहा है और उसे इस तरह से अपनी फ्लेम को कंट्रोल नहीं करते देखकर टियन सोचती रहती है कि फेड्री ओपा के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। लेडियन समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो चिल्लाते हुए फेड्री से कहता रहता है कि क्या आप इसे कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं या इसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे टियन को चोट लग सकती है। फेड्री हल्का हल्का फ्लेम के बीच से दिखाई दे रहा था और वो कहता रहता है कि लेडियन आप ठीक कह रहे हैं और मुझे इस बात की अपेक्षा थी कि मैं टियन को इसके बारे में अच्छे से सिखा पाऊंगा। लेडियन फेड्री की ओर जाते हुए कहता है कि यह काम नहीं करेगा, यह काम नहीं करेगा। टियन आप यहाँ से दूर रहिए, अगर आप यहाँ आएंगी तो आपको चोट लग जाएगी। यह सुनकर टियन वहीं खड़ी रहती है और वो कहती है कि मैं समझ गई, मैं यहाँ से दूर रहूंगी। लेडियन अपने फायर मैजिक को एक्टिव करता है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है। वो सोचता रहता है कि फेड्री का पागलपन दूसरों से भी बदतर है, लेकिन उसने पहले कभी इतनी आसानी से नियंत्रण नहीं खोया था। आखिर यह इस वक्त ही क्यों होना था। लेडियन तलवार को लेकर उसकी आग में कूदने लगता है ताकि वो उसके मैजिक को काट सके और उससे कहता रहता है कि फेड्री होश में आओ और अपने मैजिक को काबू करने की कोशिश करो। लेडियन उस पे अटैक करता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता है और उसकी फ्लेम और भी उसे दूर फेंक देती है और यह देखकर वो कहता रहता है कि यह और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। यह सब देखकर टियन सोचती रहती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपनी क्षमता का उपयोग सही तरीके से करना चाहती हूँ और अब मुझे क्या करना चाहिए। काश मैं समय को पीछे मोड़ पाती, ठीक वैसे ही जैसे मैं जीवन में वापस आ गई। अचानक से टियन को आवाज आती है, फायर के अंदर कूद जाओ, केवल आप ही उसे बचा सकती हैं। यह सुनकर टियन हैरान होती है और अपने चारों ओर देखती है और सोचती है कि आखिर उसे कौन पुकार रहा है। टियन एक जगह रुक जाती है और कहती रहती है कि आखिर तुम कौन हो, और वो कहती रहती है कि सिर्फ आप ही हैं जो अपनी लाइट एबिलिटी से उसकी फ्लेम को कंट्रोल कर सकती हैं और उसे वापस ला सकती हैं। टियन जल्दी से फेड्री की ओर आगे बढ़ती है। यह देखकर लेडियन चिल्लाते हुए कहता है कि टियन यह आप क्या कर रही हैं, यहाँ वापस आ जाइए, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। टियन को अपनी ओर आते देखकर फेड्री कहता रहता है कि टियन मेरे पास मत आइए, आपको खतरा हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, यहाँ मत आइए। टियन उसकी ओर जाते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा ओपा, मैं ठीक हूँ। यद्यपि आप मेरे प्रति सावधान थे, फिर भी आप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दयालु थे और आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। और यह कहते हुए टियन फेड्री के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। टियन सोचती रहती है कि मैं यह कर सकती हूँ और ओपा को बचा सकती हूँ। अपने लाइट मैजिक का उपयोग मैं कर सकती हूँ जैसे कि मैंने बेसमेंट में किया था, और वो अपने लाइट मैजिक को एक्टिव कर लेती है। वहाँ चारों ओर गोल्डन कलर की रोशनी हो जाती है और यह देखकर लेडियन कहता रहता है कि कहीं यह वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, कहीं यह टियन का मैजिक तो नहीं। टियन की लाइट एबिलिटी चारों ओर फैल जाती है और वो फेड्री की फायर को अपने आप में समेट लेती है और वहाँ चारों तरफ गोल्डन कलर की रोशनी छा जाती है। टियन को अपने मैजिक को अच्छे से यूज करना नहीं आता था और वो बेहोश हो जाती है। यह देखकर फेड्री चिल्लाते हुए कहता है, टियन टियन अपनी आंखें खोलो और जाग जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। टियन को उसके कमरे में लेकर आ जाते
जाते हैं और लॉर्ड कार्सिस अपने सिर को पकड़ते हुए कहते रहते हैं कि अब मुझे बताओ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेडियन कहता रहता है कि फेड्री अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया था। यह बहुत अधिक योग्यता का प्रयोग करने से भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। और फेड्री कहता रहता है कि लेडियन ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे उसे चोट लग गई और टीएन ने मुझे शांत किया। फेड्री सोचता रहता है कि मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि मैं नियंत्रण से बाहर क्यों गया था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस समय क्या कल्पना की थी और वो मेरे पागलपन से मुक्त होने की शक्तिशाली क्षमता थी। वह शक्तिशाली ज्वाला जिसका मैं उपयोग कर रहा था, यदि वह श्राप न होती तो टीएन के प्रकट होने के बाद में इच्छा और भी ज्यादा प्रबल हो जाती। लेडियन टीएन को देखते हुए सोचता रहता है कि ऐसी बात के कारण मैंने उस छोटी बच्ची को लगभग चोट पहुंचा ही दी थी, लेकिन वह बिना एक क्षण लगाए मेरे पास बिना हिचकिचाहट के दौड़ी चली आई। और सच कहूँ तो अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टीएन मेरी सगी बहन है या नहीं, और अब तो मुझे लाइट एबिलिटी की उपेक्षा करने के लिए स्वयं से ही घृणा होने लगी है। मैं ऐसी बेतुकी बातों पर विश्वास करने और फिर उस पर निराश होने से डर रहा था, और इसीलिए मैं आपके प्रति इतना सतर्क था। फिर भी आपने मुझ पर अपनी थोड़ी सी दयालुता से पूरा भरोसा किया। फेड्री कहता रहता है कि यह सब मेरी गलती है पिताजी, और लेडियन कहता रहता है कि पिताजी यह फेड्री की गलती नहीं है, उसने अपनी सामान्य क्षमता का आधा उपयोग भी नहीं किया था। लॉर्ड कार्सिस उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि मैं समझ गया, अब हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें टीएन के बारे में सोचना चाहिए। टीएन आराम करती रहती है और लॉर्ड कार्सिस सोचते रहते हैं कि मुझे प्रशिक्षण मैदान में छत बनवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि प्रकाश इतना प्रचंड था कि वह न केवल इस क्षेत्र को बल्कि पूरे क्षेत्र को कवर कर रहा था, और रॉयल पैलेस या टेम्पल द्वारा इस प्रमाणित प्रकाश को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। लॉर्ड कार्सिस टीएन के पास आते हैं और उसे देखकर सोचते रहते हैं कि इसका मतलब लेजेंड ऐसा लगने लगा है जैसे कि वो सच है, और यह बच्ची इतनी बड़ी और भारी चीज उठा रही है जिसे हम उठा भी नहीं सकते। लॉर्ड कार्सिस उनके बटलर पार्डन से कहते रहते हैं कि कल सुबह सबसे पहले टेम्पल से संपर्क करें और पितृत्व परीक्षण के परिणाम का अनुरोध करें। यह सुनकर बटलर कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। लॉर्ड कार्सिस सोचते रहते हैं कि इससे पहले कि कोई और हमसे संपर्क करे, हमें यथाशीघ्र एस्टियन नाम के तहत टीएन को संरक्षित करने की आवश्यकता है।